सो न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, अब तक रटते आए हो, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके पीछे की क्या कहानी है, ये अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहे, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आएगा इस शॉर्ट टॉपिक में, और उसके बाद तुमसे इतने अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तुम्हारी आधी मैकेनिक्स तो खत्म हो जाएगी यहीं पर ही। तो चलो शुरू करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। वो क्या, थोड़ी सी चीज़ है, वो ये कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसे मेंशन करना था तो मैं कर रही हूँ। ये जो होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, पी से रिप्रेजेंट करता है, होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जो मूव कर रहा होगा उसी के पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, जो रेस्ट पे होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, वैसे कुछ ग्राफ्स भी आते हैं कभी कभी, तो वो देख लो। अगर मान लो इस फॉर्मूला को लेकर देखो, ये फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, अगर माना तुम्हारा p कांस्टेंट है, तुम्हारा मोमेंटम कांस्टेंट है, तुम्हें कह दिया है तुम्हें ग्राफ बनाना है मास और वेलोसिटी में। ठीक है, तो अच्छा, ये कांस्टेंट है, तो ये इसके इन्वर्सली, मतलब कि मास और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब मान लो तुम्हें क्या दे दिया है, बोला है कि तुम्हारा मास कांस्टेंट है। अच्छा, मास कभी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे पहले मोमेंटम कांस्टेंट दिया है, मतलब मास कांस्टेंट नहीं है, तो उसका एग्जांपल हम देखेंगे कब नहीं होता है। ठीक है, तो घबराना मत। तो मास कांस्टेंट है और बोला है कि मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। तो जब मास कांस्टेंट होगा, ये जब कांस्टेंट है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि पी और वी, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पी और एम का ग्राफ बनाओ। अच्छा, एम और पी का ग्राफ। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी, यहाँ लिखते हैं p इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो ये भी तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, दिस लाइक दिस। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो आते हैं। ठीक है, तो अब हम नाउ विल मूव टुवर्ड्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बेसिकली हमारा सेकेंड लॉ शुरू होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ हमारा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये कहता है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ, बेसिकली न्यूटन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बहुत छोटा हो तो इसको हम क्या ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt। ठीक है, तो बेसिकली ये लॉ क्या कह रहा है कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, dp बाई dt के। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, ये डेल्टा p बाई डेल्टा t होगा, क्योंकि क्या बोला है, रेट बोला है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे p की जगह अगर हम मास, मतलब कि p की वैल्यू रखें, जो कि पता है हमें, तो d बाई डी टी ऑफ p था, p की वैल्यू रख दी हमने एम वी, तो ये हो गया d बाई डी टी ऑफ एम वी। अच्छा, हमने जो फंक्शन पढ़े थे उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, अगर नहीं पढ़े आपने तो जाके बेसिक मैथ्स के लेक्चर पढ़ा होगा, उसका बहुत छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या, वो एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। जैसे कि अगर यहाँ पे दो फंक्शन इस तरह दिया हुआ है, तो इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा f इक्वल्स, एक बार हम लोग एक को कांस्टेंट लेके दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस बार हम इसको v को कांस्टेंट लेके, सॉरी, m का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसमें प्लस करते हैं क्या, फिर m को कांस्टेंट लेके v का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करते थे, तो ये हमें इक्वेशन मिली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, जब मास चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो कोई रॉकेट, ऐसा कोई रॉकेट है, ठीक, इसकी ऊपर जा रही है, मतलब इसका जो फ्यूल है वो नीचे गिर रहा होगा, मतलब यूज़ हो रहा होगा ना, मतलब गिर के यूज़ हो रहा होगा, इसलिए इसका मास कम हो रहा है, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, आप लोग ने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा, कौन सा फोर्स लगता है,
थर्स्ट थ्रस्ट लगता है बायंसी के लिए, ठीक है। तो इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, ये वाला जो VdM/dt वाला है, इसको हमने क्या दिया, ये है हमारा थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ठीक। अच्छा, VdM/dt बात कर रहे हैं हम, तो ये अगर हमारा थ्रस्ट फोर्स है, ये अगर हमारा थ्रस्ट फोर्स है, मतलब कि ये अगर लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसके अपोजिट पे तो एक फोर्स काम कर रहा होगा जो उसको रिएक्शन, जो उसका रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ताकि क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ क्या कहता है उसका कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो F जो होगा वो एक जो थ्रस्ट होगा उसका एक अपोजिट, मतलब कि वही तो थ्रस्ट फोर्स होगा जो उसकी, जैसे मैंने मान लो ये ऊपर जा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, तो इसके अपोजिट तो काम करेगा ना फोर्स, तो वो क्या होगा, इसका थ्रस्ट फोर्स होगा, वो क्या होगा -VdM/dt, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि ये क्या है, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। एक चीज़ ये पता लग गई हमें, ठीक है। अब इसके बाद कुछ केसेस हैं रॉकेट के, ठीक है, रॉकेट के कुछ केसेस हैं, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम जाके वीडियो उसको देख लो, नेक्स्ट वीडियो को, उसमें मैंने कवर किया हुआ है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हुए हैं, तो तुम जाके उन्हें अटेम्प्ट कर लो प्लेलिस्ट में, और ये सेम प्लेलिस्ट होगी जिसमें सब होगा, वो क्या नाम होगा प्लेलिस्ट का, नाम क्या है प्लेलिस्ट का, NLM मास्टर्स, यस, ये नाम होगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। ओके, थैंक यू।